तो आज हम बात करते हैं जैविक वर्गीकरण की या एनिमल क्लासिफिकेशन की। हमने वाइटेकर का जब सिद्धांत पढ़ा था तो हमने समझा था कि 5 तरीके से हम जंतुओं को विभाजित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब हम बात करेंगे सिर्फ इस एनिमेलिया की। एनिमेलिया की जब हम बात करते हैं, उसका वर्गीकरण हम शुरू करते हैं, उससे पहले हम कुछ मुख्य बिंदु एनिमेलिया के बारे में जान लेते हैं। पहला, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें एक ही सेल या एक ही कोशिका नहीं है, कई सारी कोशिकाओं से या कई सारे सेल से मिलके वो बना है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो यूकारियोट होते हैं। यूकारियोट का मतलब ये होता है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छे प्रकार से डिफाइन किया हुआ होता है। उस पूरी कोशिका में आप उसके न्यूक्लियस को अलग से पहचान सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो हेट्रोट्रॉप होते हैं या परजीवी होते हैं। इसका मतलब वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो पराश्रित होते हैं। वो किसी न किसी तरीके से दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। चौथा मुख्य बिंदु यहाँ पर ये है कि उनकी कोशिकाओं में भित्ति नहीं होती है या सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो एनिमल किंगडम के बारे में हमने समझी हैं। तो जितने भी जंतुओं की आज हम बात करने जा रहे हैं, इन सभी जंतुओं में ये विशेषताएं देखी जाएंगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन को जैसे ही हम शुरू करते हैं, हम 2 तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। या तो ये सेलुलर लेवल पे हो सकता है या ये टिश्यू लेवल पे हो सकता है। सेलुलर लेवल का मतलब ये है कि वहाँ पर हम मुख्यतः एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसकी हम बात करते हैं वो है पॉरीफेरा, जिसमें मुख्यतः आपके स्पॉन्जेस आते हैं। और ये स्पॉन्जेस जो होते हैं ये ज़्यादातर सरफेस से जुड़े रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ये मोटाइल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, और ये अपने बेस के साथ जुड़े रहते हैं। इसकी जो बाहरी पत्ती है, जो बाहरी लेयर देखी गई है, वो स्केलेटन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि पॉरीफेरा जो सेलुलर लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हम कहेंगे, वहाँ पर बहुत ही कम डिफ्रेंसिएशन देखा गया है, और जो कोशिकाएं हैं वो उत्तक में विभाजित नहीं है, मतलब जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उनका डिवीजन टिश्यूज़ में उतने अच्छे रूप से नहीं हुआ है। तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्लासिफिकेशन का जो सेगमेंट है एनिमल किंगडम में, वो होता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मतलब उत्तक। उत्तक का मतलब ये होता है कि जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो मिलके कोई एक उत्तक बनाती हैं जो एक स्पेशलाइज्ड कार्य के लिए जाना जाता है। जैसे हम कहेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं। वो मसल का टिश्यू हो सकता है, वो हार्ट का टिश्यू हो सकता है, वो किडनी का टिश्यू हो सकता है। तो यहाँ पर उनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एक स्पेशलाइज्ड कार्य है जिसके लिए वो जाने जा रहे हैं। तो ये एक मुख्य अंतर है सेल और टिश्यू में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अब जो अगला वर्गीकरण हम देख रहे हैं वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। एक, जिसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में। दूसरा, वो जिसमें स्यूडोसिलोम, जहाँ पे भी सूडो शब्द आ जाता है इसका मतलब होता है फॉल्स, उनकी बॉडी कैविटी असली नहीं है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बॉडी कैविटी है, तो उसको हम स्यूडोसिलोम कहेंगे। और तीसरा है सिलोमेट, जहाँ पर सही की बॉडी कैविटी देखी गई है। तो ये 3 वर्गीकरण आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला वर्गीकरण हम समझ रहे हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि इसमें कोई भी कैविटी नहीं देखी गई है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस जो बाहरी सतह है और जो आंतरिक सतह है उनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं देखी गई है, उन क्लासिफिकेशन को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन में हमारे 2 सेगमेंट आते हैं,
सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। सीलेंट्रेट वो होते हैं जो मुख्यतः पानी में रहते हैं। जैसा कि हमने कहा एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई कैविटी नहीं देखी जाएगी, तो ये आपके सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस दोनों पर ही लागू होता है। और इसकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह के बीच में कोई वेल डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण चीज़, ये या तो ग्रुप्स में रह सकते हैं, इकट्ठे होके रह सकते हैं, या अकेले रहते हैं। जैसे आपका हाइड्रा हो गया जो मुख्यतः अकेला रहता है, जबकि दूसरी तरफ आपके कोरल रीफ्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं। आपको एक कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेगा, कोरल रीफ्स हमेशा ग्रुप में पाए जाएंगे। तो सीलेंट्रेट्स दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, या तो ये अकेले रह सकते हैं हाइड्रा की तरह, या फिर ये ग्रुप्स में या कॉलोनीज जिसको हम कहते हैं उसमें रह सकते हैं कोरल रीफ्स की तरह। अब इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसके? जेलीफिश, सी एनेमोन इसके कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन जो इसी कैटेगरी में आता है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, हम एनिमल किंगडम में सेलुलर और टिश्यू लेवल की बात की थे। सेलुलर का एग्जाम्पल पोरीफेरा था, वो हमने समझ लिया। टिश्यू में हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया, एक जिसके बीच में एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई कैविटी नहीं होती, दूसरा जिसमें स्यूडोसिलोम या फॉल्सिलोम पाया गया है, और तीसरा सिलोमेट। तो अभी हम बात कर रहे हैं वो जिनके बीच में एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, जिसे हम जिसके 2 एग्जाम्पल्स हैं सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो सीलेंट्रेट हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी जो आगे के सारे ही एनिमल्स पे लागू होगी, वो है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि आप किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो वो जुड़ के एक जैसे दिखेंगे। मतलब मान लीजिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसको अगर आपने बीच में से काटा वर्टिकली और आप उसको ओवरलैप करेंगे तो वो एक जैसा दिखेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बाद वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स जंतु हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हम देखेंगे अब, वो सभी के सभी बायलैटरली सिमेट्रिक हैं। हाइड्रा जो अभी हमने पढ़ा था, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, ये बायलैटरल सिमेट्रिक नहीं रखते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में अगर आप कोई एक जंतु ला के बोल दें कि इसमें है तो वैसा हो सकता है, पर अधिकांश केस में टेक्निकली, साइंटिफिकली या वैज्ञानिक तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि ये बायलैटरिकली सिमेट्रिक होते हैं। पर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बाद वाले सभी जंतु बायलैटरिकली सिमेट्रिक होंगे। इनमें ट्रिप्लोप्लास्टिक कैरेक्टर पाया जाएगा। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है? 3 लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब मिडल और एंडो मतलब आंतरिक। तो 3 लेयर्स इनकी देखी जाएंगी, एक्टो, मीजो और एंडो। ये तीनों ही लेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों ही लेयर्स प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के ऊपर वाले सभी जंतुओं में देखी जाएगी। तो अब हम जो बात करेंगे वो हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स की हैं। हम धीरे धीरे कम कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जा रहे हैं। इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटी पाई गई है, जैसे फ्लैटवर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लैट है। इसके अलावा लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो हम समझ सकते हैं। अब ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होते हैं, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं किसी आंतों में, इंटेस्टाइन में, लिवर में। तो ये कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बारे में पढ़े। जो अगला हम बात करते हैं वो है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम का मतलब होता है फॉल्स कैविटी। इसका मतलब इनकी बॉडी कैविटी असली नहीं है। इसमें निमेटोड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। निमेटोड से हम शुरू करते हैं। निमेटोड की जो खासियत है वो ये है कि वो सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे राउंड वर्म और पिन वर्म का एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसा कि हमने कहा बायलैटरल सिमेट्रिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे भी लागू होंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी रियल ऑर्गन्स नहीं पाए गए हैं। इसके उत्तक वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड है पर बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसलिए उसमें अलग अलग ऑर्गन्स, रियल ऑर्गन्स नहीं पाए गए हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है राउंड वर्म और पिन वर्म। कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो निमेटोड के अंदर आते हैं वो कई सारी बीमारियां करते हैं, जैसे एलिफेंटाइसिस एक बीमारी है जो निमेटोड के द्वारा फैलती है।
अगला जो हम बात करते हैं वो है सीलोमेट की। सीलोमेट में ट्रू सीलोम पाया जाता है या ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये एंडोडर्मिक हो सकती है या ये मीजोडर्मिक हो सकती है। मीजोडर्मिक का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल ऑफ एम्ब्रियो से उसका निर्माण हुआ है। दूसरी तरफ जो एंडोडर्म होता है उसमें जो पूरी की पूरी कैविटी है वो एंडोडर्म में पिंच हो जाती है, मतलब वो उसके अंदर समा जाती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स और हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एंडोडर्मिक होते हैं, जबकि 3 प्रमुख क्राइटेरियाज हैं या कैटेगरीज हैं जिनको हम मीजोडर्म में डालते हैं। वो है आपके एनालीड, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो सबसे पहले हम एनालीड की बात करते हैं। एनालीड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केचुआ या अर्थवर्म। लीचेस भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब जैसा कि हमने पहले कहा था, ये वापस बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनकी बॉडी कैविटी ट्रू पाई गई है। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। स्यूडोसीलोम में हमने देखा कि असली ऑर्गन्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कोई रियल ऑर्गन्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग सेगमेंट्स पाए गए हैं, या अलग अलग सेक्शंस में हम इसको समझ सकते हैं। इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटल होती है। तो ये एनालीड की खासियत पाई गई है। अगला जो हम मुख्य बात करते हैं वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक है बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, जिसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में आपकी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स यहाँ पर देखे गए हैं, मतलब कुल 6 पाँव देखे जाएंगे 3 के जोड़े में। इसके अलावा वापस वही कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है जो देखा गया है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका अभिप्राय क्या है? इनकी शरीर में वेन्स और आर्टरीज नहीं पाई जाती हैं, रक्त धमनियाँ नहीं पाई जाती हैं, और जो पूरा का पूरा सिलोम है वो ब्लड से भरा होता है। इनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड लेग्स की तरह पाए जाते हैं। अगला जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो है मोलस्क की। तो मोलस्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मोलस्क में हम मुख्यतः क्या देखते हैं? स्नेल्स की जब हम बात करते हैं तो वापस वहीं से कहानी चालू होगी। बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रू बॉडी कैविटीज इसमें पाई जाएगी, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन कम होगा। एनालीड, जिसका एग्जांपल केचुआ था, जैसा कि अगर आपने केचुए के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे वो सेगमेंटेड होता है, पर मोलस्क जो है उससे रिलेटिवली कम सेगमेंटेड पाया गया है। वापस यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया है, मतलब कोई आर्टरीज और वेन्स नहीं देखे गए हैं, और कई सारे ऑर्गन्स पाए गए हैं जो कि अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए नोन है। जैसे पैर पाए गए हैं जो कि मूवमेंट के लिए हैं, किडनी की आकृति के दूसरे ऑर्गन्स पाए गए हैं जो कि एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं वो सेगमेंट जिसमें हम बोलते हैं एंडोडर्म्स। तो एंडोडर्म्स में हम जब बात करते हैं तो हम ये समझेंगे कि एंडोडर्म्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं होती है। अब नोटोकॉर्ड या तो प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो किस स्टेज में प्रेजेंट है वो भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो जानवर जिनमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं, जैसे इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा की जो शरीर है वो तीखे तीखे नुकीले स्ट्रक्चर्स से बना हुआ होता है, वापस बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पर जितने भी हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स हमने मीजोडर्म के बाद देखे उन सभी में ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी। तो यहाँ पर भी बॉडी कैविटी ट्रू फॉर्म में पाई गई है। इसकी बॉडी जो है इकाइनोडर्मेटा की वो मेनली वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम वहाँ पर पाया गया है, और जो बाहर की सतह है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। सी अर्चिन, सी स्टार इसका कुछ अच्छा एग्जाम्पल हम बताते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ हम बात करते हैं वो है, यहाँ तो था नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है तो किस स्टेज में है? एक ऐसे जानवर होते हैं जिसमें सिर्फ
रुडिमेंट्री स्टेज या लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, बाद में नहीं होती है। इनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। तो सिर्फ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और लार्वा स्टेज जैसे ही समाप्त होती है नोटोकॉर्ड समाप्त हो जाती है। जबकि जो कॉर्डेट्स होते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनमें लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और ये धीरे धीरे जो एडल्ट फॉर्म है उसमें वर्टिबल कॉलम की तरह देखी जाती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की। तो प्रोटोकॉर्डेट्स वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड देखी गई है। हर्डमेनिया एम्फियोक्सिस इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर सिर्फ लार्वा के स्टेज में, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लार्वा के स्टेज में आपकी नोटोकॉर्ड देखी जाती है। इसको प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। तो इसमें एक लंबी सी रॉड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। वो पूरी लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ जब तक वो लार्वा स्टेज में होते हैं, जब तक वो छोटे जंतु के रूप में होते हैं, तब तक उसमें पाया जाता है। जब वो अपने आप को संभाल सकते हैं तब धीरे धीरे वो नोटोकॉर्ड चली जाती है। वापस रिपीट करती हूँ, हर्डमेनिया एम्फियोक्सिस इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले उनके कुछ प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ लेते हैं। पहला, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं। दूसरा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म की लेयर्स वेल डिफाइंड पाई गई हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लार्वा स्टेज में यहाँ पर नोटोकॉर्ड देखी गई है, पर जैसे ही ये एडल्ट स्टेज में पहुँचते हैं वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं, उसका विकास यहाँ पर देखा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर देखी गई है उसमें है कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पे पाई गई है और पेयर्ड गिल पाउचेस पाए गए हैं। बहुत सारे फीचर्स हम वर्टिब्रेट के अलग अलग जानवरों में अलग अलग रूप से समझते हैं, पर मुख्यतः ये सभी के सभी जानवर सीलोमेट होते हैं, मतलब इनमें ट्रू बॉडी कैविटीज़ पाई गई हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी जानवरों की जो वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन में आने वाले जानवरों में हम सबसे पहले बात करते हैं 6 कैटेगरीज की। साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस या मत्स्य मछलियाँ। फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस जिसका अच्छा एग्जाम्पल मेंढक है। फिर हम बात करेंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस होते हैं, उनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। वो एक इलोंगेटेड ईल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनका मुंह जो है सर्कुलर होता है और एक स्लाइमी सब्सटेंस, चिकना पदार्थ उनकी पूरी स्किन की सतह पर देखा गया है। लैम्प्रे हैगफिश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगली महत्वपूर्ण कैटेगरी जिस पे हम बढ़ेंगे वो है पिसेस। पिसेस या मछलियाँ या मत्स्य जिसको हम बोलते हैं, ये पानी में रहते हैं। गिल्स पाए जाते हैं ब्रीदिंग के लिए। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने शरीर का तापमान अपने आसपास के तापमान के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे हम इंसान, कुछ पक्षी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट क्यों करती हैं? बहुत सीधी सी बात है, अगर वो अपना तापमान सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से बदल सकती तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो आर्कटिक टर्न आर्कटिक से उड़ के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में क्यों आती है? उसका सीधा सा जवाब ये है कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अपने आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो एव्स जिसको हम बर्ड्स की कैटेगरी बोलते हैं और मैमल्स, ये दोनों जो हैं ये आपके वार्म ब्लडेड में आते हैं। पिसेस जिसमें हम मछलियों की बात करते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो हम पिसेस के बारे में समझते हैं वो है इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया गया है। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया गया है, पर रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिसेस की कैटेगराइजेशन की। इसमें या तो कार्टिलेजिनियस हो सकते हैं या फिर ये बोनी फिशेस हो सकती हैं। शार्क, टूना, रोहू, सालमन कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं पिसेस के। अगला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे मेंढक, ये जमीन और पानी
दोनों ही सतहों पर रह सकते हैं। लार्वल स्टेज में इनमें गिल्स पाए जाते हैं और जैसे जैसे ये वयस्क होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, लंग्स का निर्माण शुरू होता है। म्यूकस ग्लैंड इनमें पाए गए हैं जो कि स्किन की सतह पे या त्वचा की सतह पर देखे गए हैं। हार्ट जैसा कि हमने बोला 3 चैम्बर्ड होता है। ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं और फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला जो क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं वो है रेप्टाइल्स का। जैसा कि हमने बात की, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट्स देखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रेप्टाइल्स का क्या है? ये वापस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे फिशेस, मछलियाँ, एम्फीबियंस जिसमें आपके मेंढक देखे गए हैं, और बाकी सारे रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड वगैरह हम बात करेंगे। तो ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, लंग्स पाए गए हैं और ये पानी के बाहर अपने अंडे छोड़ते हैं। स्नेक, टर्टल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्रोकोडाइल, लिजर्ड ये रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं एव्स की। एव्स और मैमल्स ये दोनों ही 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं, दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। एव्स एगलेइंग एनिमल्स में आता है। इसकी बॉडी पर फेदर्स देखे गए हैं। इसके आगे के पंजे जो हैं वो फ्लाइट के लिए, जो 4 लिम्स जिसको हम कहते हैं, वो फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं और हाइंड लिम्स से ये चलते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं उनसे ये चलते हैं। ये जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं वो लंग्स के द्वारा करते हैं। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखा गया है। मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। स्किन जो है उस पर हेयर्स पाए जाते हैं। ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखे गए हैं। पर मैमल्स में भी कुछ एक्सेप्शन देखे गए हैं, जैसे मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स वो होते हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं। अच्छा एग्जाम्पल इसका है प्लेटिपस इकिडना। इसके अलावा मार्सूपियल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके जो बेबी होते हैं वो वीक पाए गए हैं, और इसकी वजह क्योंकि वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, वीक होते हैं, कंगारू जो है उनको अपने पाउच में लेके रखता है और इन जानवरों को मार्सूपियल्स कहा गया है। तो ये एक प्रमुख क्लासिफिकेशन आज हमने समझा। अगर हम जल्दी से इस पूरे वर्गीकरण को रिकैप करना चाहें तो हम बहुत संक्षिप्त में इसको वापस शुरुआत से देखेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल में पोरिफेरा आता है। टिश्यू लेवल को हम वापस विभाजित कर सकते हैं, वो जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई गई है, वो जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटीज़ पाई गई हैं, और वो जिनमें ट्रू बॉडी कैविटीज़ पाई गई हैं। वो जानवर जिनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई गई है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, वो है आपके सीलेंट्रेट और प्लेटीहेलमिन्थेसिस। प्लेटीहेलमिन्थेसिस में आपके प्लेटीहेलमिन्थेसिस जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फ्लैटफॉर्म्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है, और सीलेंट्रेट्स में कोरल रीफ, हाइड्रा आपका अच्छा एग्जाम्पल है। फिर जो अगला है वो हमने बात की है स्यूडोसीलोम की। स्यूडोसीलोम में निमेटोड आपका अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें आप राउंड वर्म, पिनवर्म देखते हैं। फिर आपके आते हैं ट्रूसिलोम्स। ट्रूसिलोम्स वापस 2 तरीके से विभाजित हो सकते हैं, मीजोडर्म या एंडोडर्म कैटेगरी में। मीजोडर्म जो है उसमें 3 आते हैं, एनालीड, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क। एनालीड में आपका केंचुआ, अर्थवर्म आता है। आर्थ्रोपोडा में आपके बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स मुख्यतः देखे गए हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। फिर मोलस्क आता है जिसमें स्नेल्स देखे गए हैं। एंडोडर्म की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो एंडोडर्म के क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे कि आप नोटोकॉर्ड के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। तो वो जिनमें कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई है उनको एकाइनोडर्मेटा कहा गया है। जिनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई गई है उनको प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया है, और जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है उनको कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स कहा गया है। तो ये कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनको हम वापस 6 चीज़ों में विभाजित कर सकते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो आपका पहला क्राइटेरिया है, जिसमें जॉलेस एनिमल्स पाए जाते हैं। लैम्प्रे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इनका जो मुंह होता है वो सर्कुलर देखा गया है। इसके बाद आपका आता है पिसेस या मछलियाँ।
फिर आता है आपका एम्फीबियंस, जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग। फिर आता है आपका रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस हो गया। फिर आता है आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आपके वो जानवर होते हैं जो स्केल्स रखते हैं बॉडी पे, और मेनली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर क्रोकोडाइल इसका एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन देखा गया है। फिर आते हैं आपके एव्स या बर्ड्स, जिनको हम कहते हैं, जो कि कोल्ड ब्लडेड देखे गए हैं और वार्म ब्लडेड देखे गए हैं, सॉरी, एव्स और मैमल्स जो कि वार्म ब्लडेड देखे गए हैं। तो पहले आपके एव्स आते हैं, जिनको हम बर्ड्स की कैटेगरी, जो पक्षियों को हम विभाजित करते हैं, वो एव्स होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं। और फाइनली आपके मैमल्स आते हैं, जो कि वापस वार्म ब्लडेड होते हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरह उन्हें हम समझते हैं। तो ये था आपका पूरा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज हमने समझने की कोशिश की है। आगे के अध्यायों में हम और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।